आज की यह डरावनी कहानी दोस्तों, भारतीय संस्कृति आज भी कहती है कि प्राचीन काल से चली आ रही चीजें हमारे लिए एक हकीकत है। और आज भी भारत के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है। वैसे तो भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और आजकल भूत प्रेत जैसी चीजों को ना के बराबर मानते हैं। लेकिन कभी कभी वही लोग इन चीजों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ एक किस्सा जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है रंगरेजा गांव की। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पड़ता है। यह गांव काफी लोगों से छुपा हुआ है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन इस गांव के अंदर जितनी खौफनाक घटना हुई है, शायद ही किसी ने इतनी भयानक कहानी को पहले सुना हो। कुछ लोग इस कहानी को काल्पनिक जरूर मानते हैं, लेकिन वास्तविकता से इंध रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस गांव के अंदर आज भी जब रात को कोई गुजरता है तो वह बर्बाद हो सकता है और कभी भी उसकी जान चली जाती है। तो आइए जानते हैं इस भयानक और सबसे खतरनाक माने जाने वाले गांव की एक ऐसी ही दास्तान। यह कहानी निर्मल नाम के एक आदमी के साथ हुई थी जो कि जाट परिवार का सदस्य था। इस गांव के अंदर पहले लोग काफी मिलजुल कर रहते थे। 1900 के दशक में यह गांव जितना शांत था, शायद ही आसपास के गांव में इतनी शांति कहीं पर हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि शांति भी एक दिन भंग हो जाती है और हर चीज का एक ना एक दिन खात्मा जरूर होता है। इस गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी निर्मल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, जिससे कहानी में और भी ज्यादा मजा आएगा। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसपास इतनी ज्यादा ठंड थी कि शरीर पर कंबल ओढ़ने के बावजूद भी रोंगटे खड़े हो रहे थे और ठंड का एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। कुछ लोग बाहर चाय पीने के लिए रात को भी बैठते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीने में बिजी था और हम सभी आराम से चाय घटक रहे थे कि तभी ना जाने कहां से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और इस आवाज को सुनकर एक बार के लिए हम सभी हैरान हो गए थे। पहले तो हमें लगा कि शायद किसी के घर से यह आवाज आ रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जिस जगह पर यह ढाबा बना हुआ था उस जगह से लगभग 500 से 700 मीटर के एरिया में कोई भी घर नहीं था। तो ऐसे में हम ऐसा कैसे मान सकते थे कि यह आवाज किसी के घर से आ रही थी। उसके बाद मेरे एक दोस्त विकास ने कहा, देखो भाई, ठंड के समय इस तरह का आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद ठंड के मौसम में ऐसा होगा कि जो आवाज दूर से आ रही है वह आवाज हमें एकदम पास में सुनाई दे रही है। शायद यह वही आवाज होगी, इसलिए मैंने भी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सभी लोग चाय वगैरह पीने के बाद वहां से उठकर जाने लगे। मुझे भी लगा कि अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने भी अब्दुल मियाँ को बाय बाय कहा और उसके बाद वहां से निकल गया। अब्दुल की वह दुकान थी जहाँ पर हम चाय पीने के लिए बैठते थे। फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरा घर बाकी लोगों के मुकाबले यहाँ से काफी दूर था। मुझे करीबन 1 किलोमीटर का सफर तय करना ही पड़ता था। हमारे गांव के अंदर करीब 11 दिन पहले ही एक मौत हुई थी और उस मौत ने एक बार के लिए हमारे गांव के अंदर दहशत मचा दी थी। दरअसल लोगों का मानना था कि वहां पर भूत प्रेत रहने लगे थे, लेकिन मैं और मेरे बाकी साथी इन चीजों पर कुछ खास विश्वास नहीं करते थे और गांव के लोग भी इन चीजों पर ज्यादा एग्री नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि अंधविश्वासी लोग ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे
रहे थे। अभी मैं रास्ते पर चल ही रहा था कि अचानक मुझे बहुत जोर की गर्मी लगने लगी। इस ठंड के अंदर इतनी जोर की गर्मी लगना कोई आम बात तो नहीं हो सकती थी, और ऊपर से मेरे शरीर के अंदर भी इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं थी जिसके अंदर सर्दी होने के बावजूद भी इतनी जोर की गर्मी लगे। अभी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ देर तक तो मैं इसी तरह से उस गर्मी के तापमान के अंदर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद जब पसीने छूटने लगे तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जब मैं अपने आजू बाजू में देखता हूँ तो मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। हैरानी की बात तो यह थी कि वहाँ आसपास के इलाके में भी कोई मकान तक नहीं था, और इस माहौल में गर्मी लगना इंसान को और भी ज्यादा डरा देता है। लेकिन इस समय मैं अपने आप को यहाँ से जल्दी निकालना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कोई डरावना हादसा हो जाए। किसी तरह से मैं वहाँ से निकल गया और अपने घर पहुँच गया, लेकिन इस घटना ने मुझे काफी हद तक डरा दिया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते मैंने इस छोटे से हादसे के बारे में अपने घर वालों को बताया। पूरी तरह से मेरी बात को सुनने के बाद उन्हें मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर भड़कते हुए कहा कि अरे तुझे इतनी रात को वहां पर जाने की जरूरत क्या थी, यह हादसा तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह का माहौल हुआ तब हमें पता चला कि रात को जिस रास्ते से मैं गुजरा था वहां पर एक छोटे और मासूम से बच्चे की लाश मिली थी। दरअसल हमारे गांव के श्यामनाथ का पोता आज बुरी तरह से मर गया था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा था, और यह काम कोई जंगली जानवर ही कर सकता था। उसके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे और सारा खून निकल गया था, और इस चीज को देखकर पूरा गांव दहशत में चला गया, क्योंकि 11 दिन पहले जिस आदमी की मौत हुई थी वह भी कुछ तरह से मारा गया था। अब गांव वालों को डर लगने लगा कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर आया हुआ है। अब धीरे धीरे मेरे घर वालों के अंदर भी इस चीज का डर बैठ गया था कि कहीं सच में कोई जानवर तो हमारे गांव के लोगों पर हमला नहीं कर रहा। इसलिए अब धीरे धीरे लोगों ने रात को अपने घर के दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया, और जैसे ही शाम के 7 बजते थे तो सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर देते थे। लेकिन दहशत के यह बादल अब ज्यादा दिनों तक उस गांव के ऊपर से टलने वाले नहीं थे। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में गांव का कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता था, और आज वही दिन था जब यह गांव अपनी आबादी को खोने वाला था। रात के लगभग 7 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था और माहौल इतना ज्यादा ठंडा था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। इस जोरदार ठंड के अंदर मैं अपने पापा के साथ आज घर के बाहर ही टहल रहा था। उसका कारण यह था कि आज मेरी बुआ आने वाली थी और थोड़ी देर के बाद ही बस अपने स्टैंड पर पहुंचने वाली थी। मेरे घर से बस स्टैंड ज्यादा दूर नहीं था वैसे तो मेरा घर गांव से 700 मीटर दूर था, लेकिन बस स्टैंड मेरे घर से ज्यादा दूर पर नहीं पड़ता था। इसलिए मैं और मेरे पापा दोनों ही घर से बाहर थे। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद एक बस आई, और उसके बाद वह बस जैसे ही वहां पर रुकी तो मैंने देखा कि उसके अंदर मेरी बुआ थी। मेरी बुआ जैसे ही नीचे उतरी तो मैं और मेरे पापा उनके साथ बातचीत करते हुए घर आ गए। लेकिन घर आते ही हमें पता चला कि जिस बस के अंदर मेरी बुआ आई थी उस बस के अंदर बुआ का कुछ सामान छूट गया था जो कि बहुत जरूरी था, और ऐसी हालत में मुझे तुरंत ही उस बस के पास
पहुंचना था, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ही वह बस वापस वहां से चल पड़ती थी। इसलिए मैं जल्दी से भागा और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि बेटा जरा संभल कर जाना, रास्ता कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी आजकल गांव की स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। लेकिन मैंने पापा की बात को टालते हुए मैं जल्दी से बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ, और कुछ देर के बाद मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब धीरे धीरे वह बस वहां से चलने लगी थी। जैसे ही मैंने देखा कि वह बस वहां से निकल पड़ी है, तो उसके बाद मैंने उस बस का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह बस वहां से निकल जाए और मेरी बुआ का जो जरूरी सामान था वह उसके अंदर ही छूट जाए। इसलिए मैं उस बस का पीछा करते करते अब लगातार भागने लगा था। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि भागने की वजह से मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन वह बस इतनी ज्यादा रफ्तार में भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उस बस के पीछे पीछे आराम से भाग सकता था। उस बस का पीछा करने के बाद मैं एक बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने देखा कि अब वह बस वहीं पर रुक गई थी और वहां से कुछ सवारियां बैठने वाली थी, मगर मैं जल्दी से उस बस के पीछे गया और सीधा दरवाजे से होता हुआ अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने उस कंडक्टर को सारी बात बताई, तो मेरी बात सुनते ही उस कंडक्टर ने बताया कि उसने उस सामान को हमारे ही गांव की एक दुकान पर रख दिया था। यार, अब यह चीज सुनते ही ना मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तक भाग आया था, मगर अब मैं अफसोस करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। इसलिए मैंने उदास मन के साथ वहां से फिर से चलना शुरू कर दिया, और अब उस जोरदार अंधेरे में मुझे दूर दूर तक उस रास्ते पर किसी आदमी की चहलकदमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते के सारे लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, या फिर यूं कहूं कि उन सभी ने डर के मारे अपने अपने घर पकड़ लिए थे। ऊपर से मैं फालतू में ही यहाँ पर आ गया था, जिस कारण मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अब मैं एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां पर चारों तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई दूसरा आदमी भी चल रहा है। पहले तो मैंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कदमों की आवाज काफी ज्यादा तेज होने लगी तब जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मुझे अपने पीछे एक आदमी नजर आ रहा था। दिखने में वह आदमी लंबी कद काठी का था और उसकी मसल्स भी काफी ज्यादा मोटी मोटी थी। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अलावा चलो कोई और भी तो है जो इस सड़क को पार कर रहा है। और इसी बीच अचानक ही उस आदमी के चलने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज होने लगी, और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वह किसी जानवर की तरह आवाज निकाल रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इस बार डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि वह किसी प्रेत की तरह बन गया था। उसका शरीर अब कांटों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे मारने के लिए किसी ने उसके शरीर में चारों तरफ से कांटे या फिर कांच घुसा दिए थे, और उसका पूरा शरीर जख्मी हालत में था। खून इतना बह रहा था कि नीचे जमीन भी लाल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह मेरी तरफ देखकर हंसते ही जा रहा था। यह देखकर अब मैं समझ गया था कि गांव के ऊपर का खतरा यही है,
और अब मुझे यहाँ से तुरंत ही भागना होगा। मैं तुरंत सरपट वहाँ से भागने लगा। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर के पास पहुँच गया। मैं इतना तेज भाग रहा था कि मेरी सांस उखड़ रही थी, मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी और मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था। घर जाकर जब घर वालों ने मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मुझसे इसके पीछे का कारण पूछा। तब जाकर मैंने उनको पूरी घटना बता दी। मेरी बात सुनते ही उन सबको विश्वास हो गया कि हमारे गांव के अंदर कोई ऊपरी शक्ति का साया है जो हमारे गांव को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, जब उस रात का वक्त बीत गया और सुबह हुई तो उस गांव के अंदर करीबन 11 लोगों की मौत हो गई थी और उसी दिन हमने उस गांव को छोड़ दिया और धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर ही वह गांव पूरी तरह से खाली हो गया। दोस्तों कहते हैं कि अब वह गांव एक वीरान गांव हो गया है और आज भी रात में वहां पर एक ऐसा प्रेत मंडराता रहता है जो वहां के लोगों को मारने की कोशिश करता है। आज उस गांव के ऊपर सिर्फ वही प्रेत वास करता है। दोस्तों, आज छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कभी कभी वही कस्बे और वही गांव कुछ ऐसी चीज बयां करते हैं जिनके ऊपर विश्वास करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी पंजाब के रहने वाले विक्रम कांत जी की है, जो इस कहानी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि यह तब की बात है जब मैं 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मुझे गाना गाने का भी काफी शौक हुआ करता था और ऐसे में मैंने गाने की धुन के लिए कभी कभार गाने का ट्यूशन लेने के लिए एक क्लास ज्वाइन किया था और उस क्लास को ज्वाइन करने के बाद मुझे वापस घर आने में कभी कभी तो रात के 10 भी बज जाते थे और वैसे भी रात को अगर थोड़ा भी लेट हो जाता था तो मेरे घर वाले मुझे उस चीज के लिए काफी डांटते थे। उनका कहना था कि इस रास्ते को पार करना हमारे लिए सही नहीं रहता, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। सभी का यही मानना था कि वहां पर जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि वहां कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कोई भूत रहता है। लेकिन उसकी बात के ऊपर विश्वास करना सभी के लिए इतना आसान नहीं था। सभी को लगता था कि भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कोई जंगली जानवर है जो इस जगह पर अपनी फैलाए हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का मकसद यह नहीं था, वह तो हमेशा से ही जादू टोना भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी चीजों पर विश्वास करते आए थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि कभी कभी हम उन चीजों के अंदर फंस जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। यह तब की बात है जब रात को मुझे ट्यूशन से आने में काफी लेट हो गया था और आज मैं अपने ही धुन में गाना गाते हुए घर की तरफ जा रहा था। वैसे तो मुझे रात होने से ज्यादा डर नहीं लगता था, बस घर वाले ही मुझे इस चीज के बारे में डांटा करते थे, क्योंकि मुझे तो इन चीजों से कोई लेना देना था ही नहीं कि इस समय अंधेरा है या फिर सुबह हो रही है या नहीं। भाई, मुझे तो किसी चोर डाकू से भी डर नहीं लगता था और ना ही मुझे किसी भूत प्रेत से डर लगता था। अभी मैं बस आराम से अपनी साइकिल को चला ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी साइकिल के ऊपर बैठ गया था। चलती हुई साइकिल की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई और इस तरह की हरकत को महसूस करने के बाद मेरा तो पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद मैंने अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा दोस्त होगा जो मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है।
तो ना जाने क्यों मुझे उस स्थिति में कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था और उस वक्त मुझे वहां से भागने का मन कर रहा था। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही अपने दिमाग में अजीब अजीब चीजें सोचता रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया था, तब मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि अब इस साइकिल को ज्यादा घसीट से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इसको यहीं रोक देना चाहिए। और उसके बाद मैंने वैसा ही किया और मैंने उस साइकिल को वहीं रोक दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसका टायर पंचर हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे वाले टायर की तरफ देखा तो पाया कि वह तो एकदम सही सलामत है और उसके ऊपर कहीं खरोंच तक नजर नहीं आ रही थी और हवा से भी वह एकदम पूरा भरा हुआ था। ऐसे में यह कहना तो बिल्कुल गलत था कि उसका टायर पंचर हो गया था। मुझे वह बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद पैदल पैदल वहां से भागने लगा। हालांकि मुझे समझ में तो आ गया था कि यहाँ पर कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, जरूर कोई ऐसी चीज है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरा बचना लगातार मुश्किल होने वाला है। कुछ देर तक भागने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं खतरों की दुनिया से उभर कर आगे आ गया हूँ और अब मेरी जान बच सकती है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि फिर एक बार मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सच में वह कोई आदमी था। उस आदमी को देखने के बाद मुझे एक राहत की सांस मिली और उसके बाद मैं अपनी सांसों को ऊपर नीचे करने लगा, ना जाने क्यों, लेकिन उस आदमी को देखने के बाद मैं बहुत पूरी तरह से डर गया था। हालांकि अभी तक मुझे उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आया था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर भी मुझे यह एहसास हो रहा था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ कि मैंने जिस तरफ चाहा उस तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया था और तेज रफ्तार से हवा को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर तक भागने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक बड़ा सा गेट नजर आने लगा और उस गेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बना हुआ था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस गेट को खोलकर सीधा उसके अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इस बार जैसे ही मैं उस गेट के अंदर पहुंचा तो उसके अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वह तो एक कब्रिस्तान था और मैं गलती से हमारे गांव के पड़ोस वाले कब्रिस्तान में आ गया था। जैसे ही मुझे इस चीज का एहसास हुआ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि इस कब्रिस्तान के बारे में मैंने इतनी सारी कहानियां सुनी थी जिनको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। और अब तो मैं इतनी रात को यहाँ पर फंस गया था। इतने में ही मेरे फोन की घंटी बजी और जैसे ही मैंने फोन निकाला मैंने पाया कि घर से मेरी मम्मी फोन कर रही थी। मैंने जल्दी से हड़बड़ा हुए फोन को उठाया और अपनी मम्मी को सारी बात बताने लगा। मेरी बातों को सुनकर मेरी मम्मी भी काफी ज्यादा डर गई और उन्हें भी मेरी बातों पर तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर फंसा था जहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझकर अपनी मम्मी को जवाब दे पाता कि मेरा फोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही मेरा फोन कट हुआ तो फिर से मैंने अपने फोन को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही और मैं कुछ भी करके अपने फोन को ऑन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही ट्राई करता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं अपने फोन को नहीं खोल पाऊंगा तो उसके बाद मैं अपने फोन को अपनी जेब में डाल लेता हूं और फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। हैरानी की बात तो यह थी कि वहां से निकलने का कोई रास्ता ही मुझे नजर नहीं आ रहा था और जिस गेट से होता हुआ मैं यहाँ पर पहुंचा था अब उस गेट का भी कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह गेट
बस कुछ सेकंड के अंदर ही छूमंतर हो गया था। सच में यह चीज काफी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन अब मेरे पास इस कब्रिस्तान के अंदर इधर से उधर भटकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मैं वहां से निकलने का कोई सही रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन उस कब्रिस्तान के चारों तरफ जो दीवार बनी हुई थी उसकी ऊंचाई करीब 15 फुट के करीब थी, और इतनी ऊंचाई होने के बाद भला कोई भी नॉर्मल इंसान उस जगह से बाहर कैसे निकल सकता था। और ऊपर से वहां पर कोई ऐसा टूटा फूटा स्थान भी नहीं था जिसके अंदर मैं अपना पैर मारकर दीवार को पकड़ सकूं। वह सच में काफी ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर से निकल पाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाता, अचानक से मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी अपने हाथ में कुछ लेकर बैठा हुआ था। जब मैंने उस आदमी को काफी ज्यादा गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वह वहां पर चिलम पी रहा था। और फिर जब मैंने उसके पूरे शरीर पर नजर डाली तो मुझे याद आया कि यह तो वही आदमी था जिसने मेरे साइकिल को मुझसे छीनने की कोशिश की थी, या फिर यूं कहे कि उसने मेरी साइकिल और मुझे दोनों को ही मुसीबत में डाल दिया था। जैसे ही मुझे पता चला कि यह वही आदमी था तो डर के मारे मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे, और उसके बाद मैं वहां से भागने की फिर से कोशिश करने लगा, क्योंकि इस आदमी को तो मुझे देखने मात्र से ही डर लग रहा था। अब मैंने इतनी तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया था कि मैं उस कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। और तभी मेरी नजर कब्रिस्तान के अंदर बने हुए एक चबूतरे पर पड़ी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कब्रिस्तान के अंदर इस तरह का चबूतरा कैसे बन सकता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी हो, मुझे इस चबूतरे के पीछे जाना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। मैं तुरंत उस चबूतरे के पीछे जाकर बैठ गया, क्योंकि अब मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ भटकना भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी बेहद ही ठंडी चीज ने मेरी गर्दन को छूना शुरू कर दिया था। अब मैं इस कदर सहम उठा था कि मुझे अब पीछे मुड़कर देखना पड़ा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले ही अपने डरावने स्वरूप से मुझे डरा दिया था। अब तो उसके स्वरूप को देखकर और भी ज्यादा मैं घबरा गया, और मेरे दांत आपस में किटकिटाना लगे। दरअसल उसका पूरा शरीर काफी ज्यादा डरावना हो गया था। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, और वह पूरा का पूरा खून से सना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी गाड़ी ने उसको अपने नीचे मसल दिया हो। अब मेरा गला सूखने लगा था, और धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि उस राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से बचने का मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि अभी भी वह बीच बीच में किसी साए की तरह नजर आ जाता तो कभी बीच बीच में अचानक ही गायब हो जाता, और यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जब मुझे लगा कि अब मेरा हिलना डोलना बेकार है और यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसके बाद मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद मैं अपने पैर को फैलाकर नीचे बैठ गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतने में ही उस कब्रिस्तान के अंदर अचानक एकड़ लाइट की रोशनी चमकने लगी, और उस रोशनी को महसूस करता ही मैं समझ गया कि यह मेरे पापा की बाइक थी। और जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पापा इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो मैं जल्दी से भागा और उस बाइक वाली रोशनी की तरफ जाने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस तरफ जाना बेकार है। कुछ दूर तक तो उस तरफ मैं भागता रहा, लेकिन जब
मैं उस जगह के कोने तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे कोई भी बाइक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि पापा ने बाइक को कब्रिस्तान के बाहर खड़ा कर दिया हो और वह दरवाजे से होते हुए अंदर आ रहे हो। मगर जब उन्होंने बाइक को बाहर खड़ा किया था तो रोशनी अंदर कैसे आ रही थी। खैर, इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि जमीन के अंदर कोई चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। और फिर अचानक जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि दो काले हाथों ने मेरे पूरे पैरों को जकड़ शुरू कर दिया था और उन्होंने मेरे पैरों को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि अब मैं अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। हालांकि वह मुझे दर्द तो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनकी मजबूती बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मैं अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था तो वैसे वैसे उनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं जोर जोर से सांस खींचने के बावजूद भी अपने शरीर को ठीक से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा हूं और कुछ देर के अंदर ही मेरी सांस रुक जाएगी। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहां पर भागते हुए 3 से 4 लोग आ गए थे। जब मैंने अपनी आंखों को खोलकर ठीक से इधर से उधर देखने की कोशिश की तो पाया कि मेरे पापा के साथ दिनेश अंकल भी थे, जो हमारे घर के बगल में रहते थे और वह डॉक्टर हुआ करते थे। जैसे ही मैंने उन सबको वहां पर देखा तो मेरी सांस में सांस आई और फिर वह सभी मेरे पास पहुंच गए। मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझसे इस कब्रिस्तान में आने के पीछे का कारण पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बातों को सुनकर वह भी बुरी तरह से डर गए और उनकी आंखें भी बाहर आ गई थी। दिनेश अंकल आज से पहले इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भूत प्रेत जैसी चीज भी यहाँ पर होती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वहां से जाने लगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वह जमीन से उखड़े हुए हाथ अचानक से ही कहाँ गायब हो गए थे। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। फिर हम बाइक के पास पहुंचे और जैसे ही हमने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक पहले ही किक में स्टार्ट हो गई। जो चीज मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि मेरी साइकिल तो काफी बार पैडल मारने के बाद भी नहीं चल रही थी और यहाँ पर यह बाइक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे पापा और मेरे बाकी के घर वाले मुझे वहां से लेकर सीधा हमारे घर पर आ गए। लेकिन जैसे ही हमने अपने घर पर दस्तक दी, वहां पर पहले ही एक पुजारी बाबा को बुलाया गया था, जिन्होंने हमारे ऊपर झाड़ फूक किया और उसके बाद हमें घर के अंदर भेज दिया। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। मैंने पहले कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया था और आज मैं उनके नाम से भी कांप जाता हूं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इंसान का समय कभी भी बदल सकता है और उसकी सोच कभी भी पलट सकती है। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कयामत की आंधी तो मैंने भी देखी थी। डर और खौफ क्या होता है, यह असल में मुझे तब पता चला जब मेरी जिंदगी में एक बवाल मच गया था और आज तक मैं उस घटना को याद करके डर से कांप उठता हूँ। कहते हैं कि हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजों से सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ही अजीब होती है और उनसे लड़ने भिड़ने में हमारी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। साल तो 2013 जैसे आज भी जब मैं महसूस करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने डर और खौफ की यादें आती हैं और ऐसा लगता है
जैसे कि मैं वापस से उसी जगह और उसी स्थान पर पहुंच गया हूं। तो आइए जानते हैं एक ऐसा ही डरावना किस्सा जिसे सुनकर शायद आप भी डर से कांप उठे। साल 2013 के आसपास जब मैं अपनी जिंदगी की पहली जॉब करने के लिए सूरत गया हुआ था। गुजरात से सूरत शहर में मुझे कुछ ऐसी मनहूस खौफनाक चीजों से सामना करना पड़ गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सूरत से जामनगर का सफर तय करते हुए मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था तो मेरे बाकी के दोस्त हमारी गाड़ी से महज थोड़ी ही दूर आगे के एक बस में थे। दरअसल उनके बस में जाने का कारण यही था कि हमारी गाड़ी पहले से ओवरलोड होती। गाड़ी के अंदर ऐसा सामान था जो घर की चीजों यानी कि राशन के काम आता है और हम सभी आज जामनगर के लिए जा रहे थे क्योंकि अब से मेरी ड्यूटी वहीं के एक ऑफिस में लगने वाली थी। तो मेरे उस ऑफिस के अंदर जो कुछ गिने चुने दोस्त थे उन्होंने भी अपना ट्रांसफर वहीं पर करवा दिया था, यानी हम सभी साथ में रहना चाहते थे। इसलिए हम सभी का यही प्लान था और यह पहली बार था जब मैं रात में गाड़ी चला रहा था। असमें यह गाड़ी मेरे खुद की तो नहीं थी लेकिन मेरे दोस्त की गाड़ी चलाना भी मेरे लिए काफी गर्व की बात थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी नाइट ड्राइविंग नहीं की थी। खैर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था और इसी बीच मेरे दोस्त ने कहा, यार एक काम करो, अब गाड़ी की हेडलाइट को ऊपर नीचे करना शुरू कर दूं। उसकी बात सुनकर मैंने ऐसा ही किया और गाड़ी की हेडलाइट ऊपर नीचे करने लगा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा दोस्त मुझे गाड़ी की हेडलाइट को ऊपर नीचे करने को क्यों बोल रहा था। उस वक्त मैंने थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था इसलिए मैं उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने कहा, अरे भाई तुझे मालूम नहीं है क्या इस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। उसकी बातें सुनते ही मुझे हंसी आ गई और उसके बाद मैंने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, अबे साले चल, मुझे भी दिखा कि भूत कहाँ पर रहता है। मेरी बात सुनने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर हिम्मत है तो गाड़ी से नीचे उतर कर पैदल आ, अभी केवल और केवल 2 किलोमीटर का रास्ता ही बचा है। अगर 2 किलोमीटर का रास्ता तूने पैदल तय कर लिया तो मेरी तरफ से मैं तुझे एक इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया। ना जाने क्यों लेकिन उसकी बात मुझे अंदर तक चुभ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बात मेरी रिस्पेक्ट तक पहुंची हो। मैं तुरंत उसकी गाड़ी से नीचे उतरने को तैयार हो गया। अब मेरे बाकी दोस्त वहां से जा चुके थे। अब मैं और जितेंद्र ही बच गए थे। जितेंद्र भी नहीं चाहता था कि मैं किसी बड़े खतरे को मोल ले लूं, इसलिए उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई तू एक काम कर, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। वैसे भी भूत प्रेत जैसी चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना भाई जिंदगी भर पछतावा होता है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और उसके बाद मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग को वहीं पर छोड़ दिया और गाड़ी से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद मैं सड़क पर पैदल जाने लगा। ना ही तो मुझे किसी चीज का डर लग रहा था और ना ही मुझे किसी चीज की परवाह थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर के आंगन में चल रहा हूँ और इसी तरह हल्के हल्के कदमों के साथ मैं काफी आगे तक आ गया था और मुझे डर के बारे में तो बिल्कुल एहसास तक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि खतरे के बादल अभी भी मेरे सर पर मंडरा रहे थे। जिस चीज को मैं सरलता से ले रहा था मैं नहीं जानता था कि वह चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएगी। अभी मैं चल ही रहा था कि अचानक से मेरे पीछे से एक बाइक की आवाज आई। बाइक की आवाज को सुनकर मैं एकदम से रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। इस वक्त मेरे पैर दर्द करने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर यह बाइक वाला अपनी बाइक को मेरे पास रोक लेगा तो इसकी बहुत
मेहरबानी होगी और मैं नहीं जानता था कि मेरा यह छोटा सा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस बाइक वाले ने पता नहीं क्यों लेकिन मेरे बगल में लाकर अपनी बाइक को रोक दिया और उसके बाद वह मेरी आंखों में आंख डालकर देखते हुए बोला, अरे भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शायद आप नहीं जानते कि इस रास्ते पर भूत प्रेत रहते हैं। उसकी बात सुनकर मैं फिर से हंसने लगा और उससे कहा, अरे भाई साहब, उन भूत प्रेत से मिलने के लिए ही तो मैं इस सड़क पर घूम रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपनी गर्दन हिलाने लगा क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा नशे में था। फिर उस आदमी ने मुझे तुरंत अपनी बाइक पर बैठने को कहा। उसने बताया कि सड़क पर इस तरह पैदल चलने से आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं चाहता तो नहीं था कि मैं उसकी बातों में आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार, मुझे जल्दी से अपने रूम तक पहुंचने के लिए इस बाइक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा टाइम पैदल चलने की वजह से मेरे पैर भी दर्द करने लगे थे। इसलिए मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उस वक्त मेरा नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा था और मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक भी महसूस हो रहा था। बाइक अब रफ्तार से चल रही थी। अचानक से ड्राइवर ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मेरी आंखों के सामने मुझे काला काला अंधेरा दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारी बाइक के ऊपर कोई काला पर्दा डाल दिया था। मैं चटपटा नहीं लगा क्योंकि मैं जानता था कि इस तरह का हादसा अचानक से बाइक के ऊपर तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने अपने आप को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा था कि मैं बाइक से चिपक गया हूँ और मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक भारी और डरावनी आवाज मेरे कान में गूंज उठी, तुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था ना? फिर तू घबरा क्यों रहा है साले? इस आवाज को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने करंट को हाथ लगाया था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और एक बार के लिए मेरे पूरे शरीर में सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपने सामने की ओर एक रोशनी नजर आने लगी। मैंने देखा कि वह किसी की गाड़ी की रोशनी थी और बाइक अब उस रोशनी से टकराने वाली थी। लेकिन इससे पहले मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने आप को बाइक से दूर कर लिया और मैं सड़क पर नीचे गिर पड़ा। हालांकि मैं गाड़ी की चपेट में आने से तो बच गया था, लेकिन पक्की सड़क पर गिरने की वजह से मेरे हाथ पैर छिल गए और मुझे बहुत चोट आ गई। लेकिन मैं अभी भी उस स्थिति में था कि मैं वहां से उठकर भाग सकता था। और जब बात इंसान की जान पर बनाती है तो वह किसी भी कंडीशन में अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश तो जरूर करता है। इसलिए इस वक्त मुझे भी वहां से भागना ही ठीक लग रहा था। तो मैं फिर से उठा और उसके बाद वहां से भागने लगा। मैं नहीं जानता था कि मेरा शराब का नशा मुझे इतनी बुरी तरह से फंसा देगा। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैं उस सपाट पड़ी सड़क के ऊपर लगातार भागता रहा। अब मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी और मेरे पैरों में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे बदन में मुझे एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। फिर जब मैंने अपने कंधे के ऊपर हाथ फेरा तो मुझे पता चला कि मेरे कंधे से तो ढेर सारा खून बह रहा था और वह खून इतना ज्यादा बह रहा था कि मेरे हाथ पूरे खून से लाल हो चुके थे। इन हालातों ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस किसी पागल कुत्ते की तरह लगातार भागता जा रहा था कुछ देर तक, और भागने के बाद मेरी नजर सामने की तरफ
नजर आने वाली एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी, लेकिन उस बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए मुझे अभी भी काफी रास्ता पार करना था और ऊपर से मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में अब जान ही नहीं बची थी, इसलिए मैं लड़खड़ाते हुए एकदम से नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद मैं दोबारा नहीं उठ पाया। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मेरी ताकत मुझे जवाब दे चुकी थी। और इसी बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही मैंने अपने बगल में देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि काले काले सूट में एक आदमी मेरे सामने खड़ा था और वह देखने में काफी हट्टा कट्टा था। जब मैंने उसे ठीक से देखा तो पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो बाइक चला रहा था। लेकिन जब मेरी नजर उसके चेहरे पर गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत डरावना था। आप ऐसा मान सकते हैं कि उसका का चेहरा एक हैवान की तरीके बना हुआ था जो किसी भी वक्त मुझे खत्म कर सकता था। उसको देखकर ही मुझे अजीब सा डर लगने लगा था। उसके बाद वह हैवान भी अपने हल्के हल्के पैरों के दम पर आराम से नीचे बैठ गया और उसके बाद मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उसका इस तरह से देखना पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपनी नजर घुमा ली और अपनी जगह से उठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस आदमी ने मुझे इस तरह करने से बिल्कुल भी नहीं रोका और वह वहीं का वहीं बैठा रहा। मैं किसी तरह से वापस उठा और उसके बाद फिर से उस सड़क पर सरपट भागने लगा। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे मुझे एक फैक्ट्री जैसा कुछ नजर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वहां चला जाऊंगा तो शायद मेरी जान बच जाएगी। लेकिन मैं जानता नहीं था कि मेरे पीछे एक आत्मा है जो मुझे इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। मैंने दोबारा कोशिश की और जैसे ही मैं फिर से अपनी रफ्तार पकड़कर भागने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के बीच में कुछ टकराया हो और मैं जोर से नीचे गिर पड़ा। फिर एक बार मेरे शरीर पर मुझे अच्छी खासी चोट महसूस हुई और इस बार मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक से एक बाइक फिर से मेरे बगल में आकर रुक गई और उस बाइक के ऊपर एक आदमी उतर कर मेरे पास पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद यह वही शैतान था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था और अब ये मुझे भगा भगा कर मारेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि यह वह नहीं था बल्कि यह ताऊ जी का लड़का सुरेश था और उसको वहां देखते ही मेरे सांस में सांस आ गई और उसके बाद मैं उसकी तरफ देखकर रोने लगा। जैसे ही उसने मेरी यह दशा देखी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जल्दी से बाइक पर बैठा लिया और उसके बाद हम अपनी जान बचाकर वहां से निकलने लगे। मुझे लगा कि वह मुझे यहाँ से सीधा रूम तक लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तो मुझे वहां से सीधा एक मंदिर में ले गया। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे ताऊ जी का लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था और उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। सर में चोट आने की वजह से मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसके पीछे बाइक पर बैठकर वहां से निकल पड़ा और मंदिर के पास उतर गया। और उसके बाद जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा तब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे ताऊ जी का लड़का जिसके कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी, और यह याद आते ही मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया और मुझे और भी ज्यादा रोना आने लगा। सच में उस वक्त मैं सुरेश के लिए इमोशनल हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मरने के बाद भी मेरी जान बचा सकता है।
फिर सुबह होते ही जब मैं अपने रूम पर लौटा तो मैंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उनका कहना था कि मुझे उस रास्ते पर नाइट में पैदल तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन मेरे ताऊ जी के मृत लड़के ने मेरी जान बचा ली नहीं तो आज मैं यह किस्सा सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सरस्वती स्कूल जो पटना से महज थोड़ी दूर एक गांव के अंदर पड़ती है, कहते हैं कि इस स्कूल का एक इतिहास अजीब सा रहा है। इस स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसको लोग आज भी याद करते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। कहते हैं कि आज भी उस स्कूल का नाम दहशत के रूप में पहचाना जाता है। तो आइए जानते हैं उस स्कूल के इतिहास के बारे में। इतिहास के पन्नों को पलटने की बात आती है तब अच्छे अच्छे लोग उस स्कूल के बारे में बात करने के बाद पसीने से भीग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल के बारे में बात करने मात्र से ही इतना डर महसूस होता है, उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ होगा। मेरा नाम हरीश है और यह बात तब की है जब मैं उस स्कूल के अंदर पढ़ाई करता था। वैसे तो राजकीय स्कूल के अंदर जाना उस वक्त के दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी। सभी छोटे बड़े घर के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते थे। मेरे साथ भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो उस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उन सभी में से एक का नाम था लकी। क्लास में हम दोनों की काफी अच्छी बनती थी और मेरी दृष्टि से देखा जाए तो लकी मेरा बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर था। हम दोनों के बीच में काफी बातें होती और हम दोनों आपस की जिंदगी में भी काफी ताल्लुकात रखते थे। मैं भी कई बार उसके घर जाता था और वह भी कई बार मेरे घर आ जाता था, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में लकी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई थी कि किसी को मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी तबीयत के अंदर इस तरह की स्थिति कैसे बन गई। कुछ दिन पहले ही तो वह एकदम ठीक ठाक था, फिर अचानक से उसके साथ इस तरह अजीब सा होना काफी अलग सा महसूस करवा रहा था। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए उसके घर गया तो मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाग बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे यह दाग इसके पूरे के पूरे शरीर को छलनी बना देंगे। उसके बाद लकी के पापा ने बताया कि इसके ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया हो सकता है, इसलिए इसे हमें किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। उस वक्त तो मैं छोटा बच्चा ही था, इसलिए लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब बस कहने की बात होती है। 16 वर्ष की आयु में मेरी बात पर विश्वास करना बड़े लोगों के लिए कहाँ मुमकिन था, इसलिए उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैं तो अपने घर आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन हमारे स्कूल के अंदर भी थोड़ा बहुत अजीब सा हो रहा था। स्कूल के टीचर्स का कहना था कि उन्हें स्कूल के अंदर बेचैनी सी होती है और उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि बंद कमरे के अंदर कोई उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। जब लड़कियां वॉशरूम जाती थी तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि कोई उनको छुप छुप कर देख रहा है। सच में यह चीजें काफी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन यह तो केवल एक पर ही हुआ था, अभी 99 पर होना तो बाकी था। कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शनिवार की शाम हमारे स्कूल के लिए इतनी डरावनी साबित होगी हमने कभी सोचा ही नहीं था। 11वीं क्लास की लड़कियां स्कूल में जश्न मनाने में बिजी थी। दरअसल थोड़े ही दिनों के बाद स्कूल के अंदर विदाई पार्टी होने वाली थी और उसी विदाई पार्टी के लिए तैयारियां चल रही थी। काफी दिनों के बाद हमारे स्कूल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला था जो कि काफी जबरदस्त होने वाला था। शनिवार से लेकर अब सिर्फ 6 दिनों का वक्त बच गया था, उसके बाद विदाई पार्टी का ही वक्त आने वाला था, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन 11वीं क्लास की लड़कियां जब शनिवार की शाम को क्लास के अंदर तैयारियां कर रही थी
तो ना जाने क्यों उन सभी ने अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। सभी ने अपने बाल खोल दिए और उसके बाद आपस में लड़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे की खाल को इतनी बुरी तरीके से नोच लिया था कि उनके पूरे चेहरे से खून आने लगा। यह सब देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। हमारे इस विद्यालय के अंदर पहली बार कुछ इस तरह की अजीब हरकतें हुई थी, जिसको देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। सच में यह काफी भयानक नजारा था। उसी वक्त हम सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई और हम घर लौट आए, लेकिन इस घटना ने हम सभी बच्चों के अंदर एक डर भर दिया था। सभी बच्चों को ऐसा लगने लगा जैसे स्कूल के अंदर भूत पिशाच रहते हैं। हालांकि सभी के घर वाले इस बात पर ज्यादा गौर कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि उन लड़कियों के बीच कोई झगड़ा हो गया हो, लेकिन जब उन लड़कियों से इस बारे में पूछा गया तब उनका कोई खास जवाब नहीं था। बस उनका इतना ही कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था। उस वक्त तो उन्हें इतना होश ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सब किसी के कहने पर ही ऐसा कर रही हो। बाद में धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर यह बात पूरी तरह से ठंडी हो गई और उसके बाद इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिन लड़कियों को ज्यादा चोट आई थी उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की फुल्की पट्टी बांध रखी थी, जो उनके पूरे चेहरे को तो पैक नहीं कर सकी, लेकिन जहां पर भी चोट आई थी उस जगह को उसने पूरा ढका हुआ था। किसी को मालूम नहीं था कि अब जो शांति छाई हुई है यह शांति आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है। सब कुछ सही चल रहा था, बस कल ही वह प्रोग्राम आयोजित किया जाना था। इसी बीच मुझे लकी के घर से खबर मिली कि अब तक लकी की हालत काफी हद तक ठीक हो गई थी और उसके साथ ही लोगों ने बताया कि उसके ऊपर किसी अनजानी शक्ति का साया था। जब मैंने उन लोगों के मुंह से किसी ऊपरी शक्ति का नाम सुना तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं थोड़ा हंसने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ था, वरना वह आज से पहले कभी भी इस तरह किसी गंभीर बीमारी में नहीं फंसा था। तो ऐसे में मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे दोस्त लकी के साथ कुछ इस तरह का हादसा हुआ होगा। बाद में मैंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उसके बाद अपने काम पर ध्यान देने लगा। मुझे भी उस समारोह के अंदर एक गाना गाना था और इस गाने की मैं तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वक्त बीतने के साथ साथ वह टाइम भी आ गया जब हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने वाला था। विदाई पार्टी का यह आयोजन काफी बड़ा था और उसके अंदर हमने बड़े बड़े अध्यापकों को इनवाइट किया था। ऐसे में यह बात तो बिल्कुल तय हो चुकी थी कि इस समारोह के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी पहली बार देखेंगे, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि आने वाला वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा और जिंदगी भी एक नया मोड़ ले लेगी। खैर, अब शुरू हो चुका था वह वक्त जब समारोह शुरू हुआ। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम से सही चल रहा था, लेकिन शाम को 4 बजे से पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। पार्टी लगभग रात के 12 बजे तक चलने वाली थी और रात के 12 बजे का मतलब था कि सारे बच्चों को आधी रात तो यहीं पर होने वाली थी। ऐसे में स्कूल के अंदर ही कुछ बच्चों को रोकने का इंतजाम कर दिया गया था और कुछ बच्चों को उनके घर छोड़ने का इंतजाम भी कर दिया गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और अब सूरज पूरी तरीके से आसमान से गायब हो चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक एक कमरे में जोरदार हलचल हुई। इस जोरदार हलचल की वजह से एक बार के लिए चारों तरफ एक बवाल मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस
भयानक हलचल के चलते सारे लोगों के कान एकदम से खड़े हो गए और सभी एक बार के लिए इधर उधर देखने लगे। पता नहीं क्यों लेकिन सभी को डर लगने लगा था। अचानक वह गाना बंद कर दिया गया। उस वक्त गाने की आवाज बहुत ज्यादा धीमी थी, इसलिए उस गाने को बंद कर दिया गया। मैं तो उसी गांव का निवासी था जिस गांव के अंदर स्कूल बना हुआ था, लेकिन और भी काफी सारे बच्चे थे जो दूसरे गांव से यहाँ आते थे, तो उन बच्चों को गांव छोड़ने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कर दिया गया। अध्यापकों ने यह इतना जल्दी किया कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। पार्टी को वहीं पर निपटा दिया गया और यह अनाउंसमेंट की गई कि अब इस समारोह को यहीं पर रोका जाता है। किसी गड़बड़ी के चलते हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे बच्चों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। लगभग स्कूल खाली हो चुका था, लेकिन हम कुछ बच्चे अभी भी वहीं पर मौजूद थे और इस नज़ारे को देख रहे थे। और जब हमने इस चीज की जड़ तक पहुंचकर उस चीज को देखा तो सच कहूं तो उस समय मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। मैंने देखा कि 11वीं क्लास की लड़कियां पंखे से लटकी हुई थी और उनके मुंह के अंदर से सफेद सफेद झाग बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। सच कहूं तो उस वक्त मेरी तो हवा टाइट हो गई। और मेरे साथ का एक लड़का था जिसका नाम निखिल था। हम दोनों बुरी तरह सहम गए और उसके बाद हम भागते हुए बाथरूम की तरफ निकल गए। हम यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, बल्कि हम देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला था। लेकिन शायद यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली थी। जहां पर इतना सब होने के बाद हर किसी को वहां से भागकर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम दोनों की बेवकूफ भरी बुद्धि ने हमारा साथ दिया और हम दोनों खतरे को गले लगाने के लिए वहीं पर रुक गए। अब लगभग लोग वहां से निकल चुके थे। महज कुछ अध्यापक ही उस स्कूल के अंदर रुके हुए थे। बाकी सभी लोग अब अपने अपने घर जा चुके थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब पुलिस आने वाली होगी, लेकिन यहाँ तो पुलिस आने के बजाय अध्यापकों ने इस मैटर को सुलझाना शुरू कर दिया। काफी देर तक लोगों के बीच में इसी तरह हड़बड़ी चलती रही, लेकिन हमें इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। हम दोनों अभी भी बस छुपते छुपाते इधर उधर घूम रहे थे। इसी बीच हम उस क्लास के अंदर कब पहुंच गए जहां पर उन लड़कियों ने सुसाइड किया था, हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही हम उसके अंदर पहुंचे तो ना जाने क्यों, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे सर में जोर जोर से मार रहा है। मैंने एक बार के लिए तो अपना सर पकड़ लिया और नीचे बैठ गया। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त की भी यही हालत हो चुकी थी। और उसके बाद हमने देखा कि हमें उस क्लास के अंदर करीब 10 से 12 लड़कियां अपने सामने खड़ी नजर आ रही थी। उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी, उन सभी के बाल खुले हुए थे और उनके शरीर पर नाखूनों के निशान बने हुए थे। उन सभी की गर्दन उनकी धड़ से लटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी गर्दन कटी हुई है और वह कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। उन सभी का रूप काफी खूंखार लग रहा था और कहीं ना कहीं अब मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि आखिर क्यों लोग इस स्कूल को हॉन्टेड बताते हैं। इतने में हम दोनों को कैसा महसूस हुआ कि अब उनके हाथ हमारे गले के अंदर जाने लगे थे और धीरे धीरे हमारा गला टाइट होने लगा। मेरी आंख अब ऊपर चढ़ने लगी और मेरी सांसों की अब मुझे रुकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अब अपनी गिनी चुनी सांसें गिन रहा हूं।
और इतने में उन लड़कियों ने हमारे गले को जोर से दबाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया और आंख बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हम अपने घर पर थे और हमारे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जब मैंने सारी बात घर वालों को बताई तो घर वालों ने उसी क्लास के एग्जाम के बाद हमें दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। दोस्तों कहते हैं कि उस दिन उस स्कूल के अंदर 4 लड़कियों की मौत हुई थी। उस स्कूल के ऊपर काफी सारे इल्जाम भी लगे थे, लेकिन आज तक इस बात को कोई समझ नहीं पाया कि वह लड़कियां कौन है जो दूसरे बच्चों को मारने की कोशिश करती हैं और उनको किसी फंक्शन के मौके पर मारकर अपना बदला पूरा करती हैं। मैंने सुना है कि आज उस स्कूल को भूतिया लड़कियों से मुक्त करवा दिया गया है। उस स्कूल की चौखट पर एक तावीज बांध दिया गया है और कहते हैं कि अगर उस तावीज को हटा दिया जाए तो उसके बाद उस स्कूल के अंदर दहशत का कहर फिर से फैल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गांव की यह सारी स्टोरीज बहुत ही पसंद आई होंगी। तो यार, मेहनत बहुत लगी है यार, क्योंकि 1 घंटे की स्टोरी बनाना भाई साहब हालत खराब कर देती है। खैर, आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और आप लोग प्लीज यार मेंबरशिप ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ नया कर सकूं और आप लोगों को भी एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। गुड संगीत संगीत नाइट, संगीत संगीत और संगीत संगीत श और संगीत।